कर सकते हो। और यही वाटर जो होता है वो क्या बोलते हैं सिलेक्ट निकाली जाती है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी, माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम सम टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे। तो इसमें मैंने आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन करा दिया था, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने आपको परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, और इसी के अंदर ओलियम सैंपल के अंदर परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको करा दिया है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। और आज की क्लास में हमें क्या करना था, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की जो हार्डनेस होती है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो पहले तो हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर है। तो आज हम हार्डनेस ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। तो देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो, वाटर हार्ड किस वजह से होता है। वाटर के अंदर जब कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से वाटर कैसा होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो देखो, वाटर आपको सॉफ्ट वाटर मिलेगा या फिर हार्ड वाटर मिलेगा। तो सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है, जो कि झाग मतलब लेदर जल्दी प्रोड्यूस कर देता है, वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। लेकिन जब उस वाटर के अंदर सॉल्ट जब प्रेजेंट होते हैं, कौन से सॉल्ट, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट से, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो वाटर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो फिर सोप या डिटर्जेंट के साथ वो झाग प्रोड्यूस नहीं कर पाता, लेदर वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता है। समझ रहे हो। तो पहले तो हार्डनेस ऑफ वाटर, इसकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर से मतलब क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर से मतलब क्या होता है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर is defined as the is defined as the due to the presence of due to the presence of presence of salts of salts of calcium and magnesium, salts of calcium and magnesium, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार रुको जरा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसके बाइकार्बोनेट्स हो, क्लोराइड्स हो एंड सल्फेट्स हो। तो जब वाटर के अंदर ये वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से वाटर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो वही आपका हार्डनेस ऑफ वाटर है, ठीक है। तो देखो, वाटर जो है आपका सॉफ्ट होगा, वाटर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा या तो हार्ड होगा। तो सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर या फिर हार्ड वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जो कि लेदर प्रोड्यूस मतलब झाग जिसमें प्रोड्यूस होता है। तो गिव्स गिव्स लेदर विद सोप या डिटर्जेंट, सोप या फिर डिटर्जेंट। आप समझ रहे हो। तो ये वाटर कैसा होगा, आपका सॉफ्ट वाटर होगा। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या होता है कि ये सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से जब आप सोप या डिटर्जेंट का यूज करते हो तो आपको वहां पे झाग मिलता है। तो इसलिए सॉफ्ट वाटर का जो यूज है वो लॉन्ड्री पर्पस के लिए ज्यादा यूज होता है, हार्ड वाटर का यूज नहीं होता है, क्योंकि हार्ड वाटर के केस में आपका झाग प्रोड्यूस नहीं होता है। तो आप साबुन या डिटर्जेंट घिसते रह जाओगे, आपका झाग प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन सॉफ्ट वाटर में ऐसा नहीं है, सॉफ्ट वाटर में ये सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वाटर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इस वजह से वो सोप या डिटर्जेंट के साथ झाग प्रोड्यूस करता है। तो आप इसका यूज लॉन्ड्री पर्पस के लिए कर सकते हो। और यही वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी होता है। लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम वो वाटर चूज करते हैं जहां पर आपका TDS लगभग 100 के करीब हो, ठीक है ना। क्योंकि हमें अपने मेटाबॉलिज्म बॉडी के लिए आयंस की भी जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। तो इसलिए वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल होता है। लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है ना। TDS एक लिमिट में होना चाहिए,
तो अगर टीडीएस आपका कम है तब भी वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल नहीं है। अगर टीडीएस आपका उस लिमिट से अगर ज़्यादा है तो भी वो आपका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल नहीं होता है। समझ रहे हो? अगर टीडीएस आपका बहुत कम है, टोटल डिजॉल्व जो सॉलिड है वो अगर वाटर के अंदर बहुत कम है, तो लॉन्ड्री पर्पस के लिए तो बिल्कुल ठीक है, वो लॉन्ड्री पर्पस के लिए वो बहुत सही है, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमें जो पीने के लिए पानी चाहिए उसके अंदर मिनरल्स और आयंस भी होने चाहिए। ठीक है ना? उस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? आयंस और मिनरल्स भी आपके प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो पीने लायक पानी होता है। तो एक लिमिट में होता है। टीडीएस आपका क्या होना चाहिए? लगभग 100 के करीब होना चाहिए, तो वो पीने लायक पानी होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्ट वाटर हो गया। हार्ड वाटर क्या होता है? डू नॉट गिव डू नॉट गिव लेदर विद सोप या फिर डिटर्जेंट, विद सोप या फिर डिटर्जेंट। आपका यहाँ पे झाग प्रोड्यूस नहीं होता है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे झाग प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से वाटर कैसा होता है? हार्ड हो जाता है। तो फिर अगर आप उस वाटर को लॉन्ड्री पर्पस में यूज करोगे, कपड़े धोने में यूज करोगे, तो वहां पे आप सोप एंड डिटर्जेंट यूज कर लो, जितना मर्जी यूज कर लो, आपका झाग प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है? या अगर झाग भी प्रोड्यूस होगा तो वो बहुत टाइम बाद आएगा। तो इससे क्या होगा कि सोप एंड डिटर्जेंट बहुत ज्यादा खर्च होता है वहां पर। ठीक है, तो ऐसे वाटर को हम, हार्ड वाटर को कभी भी लॉन्ड्री पर्पस में यूज नहीं करते हैं। तो जो भी लॉन्ड्री पर्पस में वाटर यूज होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट वाटर है। तो आपका जितना सॉल्ट कम प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब आइस वाटर के अंदर जितने कम प्रेजेंट होंगे वो लॉन्ड्री पर्पस के लिए उतना सुटेबल है, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो एक लिमिट में होना चाहिए। टीडीएस आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड 100 करीब होना चाहिए, तभी वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल होता है। क्योंकि हमें अपनी बॉडी के लिए आयंस की भी जरूरत पड़ती है, आयंस और मिनरल्स की। समझ गए? तो ये वाटर आपको सॉफ्ट मिलेगा या फिर हार्ड मिलेगा। अब हमें पता चल गया कि हार्ड वाटर जो होता है वो किस वजह से होता है? वो आपके इन सॉल्ट्स की वजह से होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो वाटर की जो हार्डनेस होती है वो दो तरीके की होती है, या तो टेम्पररी होगा या तो परमानेंट होगा। टेम्पररी या फिर परमानेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं टेम्पररी एंड परमानेंट की बात करते हैं। कर लिया सबने नोट इसे? चलो देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की जो हार्डनेस होती है वो टेम्पररी हार्डनेस हो सकती है, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, या फिर परमानेंट हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस या फिर परमानेंट हार्डनेस है। बात समझ रहे हो? तो जब भी आपका वाटर में हार्डनेस होगा तो या तो टेम्पररी होगा या तो परमानेंट होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि टेम्पररी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है? तो देखो, टेम्पररी हार्डनेस कब होता है? जब आपका वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब वाटर के अंदर आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे तो वो टेम्पररी हार्डनेस होता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड से, क्लोराइड से या फिर सल्फेट से, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट से, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बात समझ रहे हो? तो जब आपका वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होंगे तो टेम्पररी हार्डनेस होगा, लेकिन जब वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स होंगे तो फिर क्या होगा आपका? वो परमानेंट हार्डनेस होगा। बात समझ रहे हो? तो वाटर में हार्डनेस दो तरीके की होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट है। तो टेम्पररी कैसे होगा? इस तरीके से, और परमानेंट कैसे होगा? इस तरीके से। जब ये वाला सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो टेम्पररी, जब ये वाला सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो आपका क्या होता है? परमानेंट होता है। अब इनको रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे टेम्पररी हार्डनेस को हम रिमूव कैसे करते हैं? बाय सिंपल बॉइलिंग से।
आप इसे अगर हीट करोगे तो टेम्पररी हार्डनेस आपका रिमूव हो जाएगा। या आप क्लार्क्स मेथड भी यूज कर सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं कि रिएजेंट स्लैग्ड लाइम या फिर लाइम के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि जो भी आपका वहां पर, क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, आपके सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे ही आप उसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। वाटर की जब भी हम हार्डनेस निकालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में ही निकालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। वैसे ही परमानेंट हार्डनेस जो है, अब परमानेंट हार्डनेस को आप उन मेथड से रिमूव नहीं कर सकते हो जिससे आप टेम्पररी कर रहे हो। टेम्पररी आप सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हो, क्लार्क मेथड से रिमूव कर सकते हो, लेकिन परमानेंट हार्डनेस आप उससे नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल बॉइलिंग से ये रिमूव नहीं होता है। इसके लिए कौन कौन सा मेथड यूज होता है आपका, जैसे वॉशिंग सोडा आप यूज कर सकते हो, या आप कैलागन जो रिएजेंट होता है वो आप यूज कर सकते हो, या आप फिर परमुटाइट प्रोसेस यूज कर सकते हो जिसमें सोडियम जियोलाइट यूज करा जाता है। तो एक एक करके सारे मेथड्स करते हैं। पहले टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स देख लेते हैं। तो इसमें 2 मेथड्स हैं, वो पहले देख लेंगे, और फिर उसके बाद परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के 3 मेथड्स हैं, उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो इसे नोट करो और फिर इसको रिमूव करने के लिए मेथड्स पढ़ते हैं जरा। कर लिया सबने नोट? चलो अब देखो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके देख लेते हैं। टेम्पररी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस है। टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं? सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर देते हैं। किससे रिमूव करते हैं? सिंपल बॉइलिंग से। तो फर्स्ट है हमारा बॉइलिंग। फर्स्ट क्या है मेरा? बॉइलिंग है। ठीक है। आप पहले तो ये बताओ कि टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से था, कौन से सॉल्ट्स की वजह से था? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से था। तो आप इसे सिंपल बॉईल करके ये रिमूव कर सकते हो। तो ले लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। और ये कैसा होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है, तभी तो आपका ये क्या है, तभी तो इसी की वजह से हार्डनेस है। ठीक है। अगर इनसॉल्युबल होता तो ऐसे रिमूव कर लेते, लेकिन ये सॉल्युबल सॉल्ट है उसमें, तो इस वजह से वाटर कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो आप क्या करो, इसे सिंपल हीट कर दो। जैसे ही आप इसे तोड़ोगे तो ये टूट जाता है, किसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये कैसा होता है आपका? इनसॉल्युबल होता है, तो इसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा। ये आपका इनसॉल्युबल होता है, इसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लस में आपका वाटर है। तो देख लो रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ये नहीं है। एक कैल्शियम एक कैल्शियम, 2 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे? 6 है, 6 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो रिएक्शन मेरी पूरी बैलेंस है। ठीक है ना। ऐसे ही आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, MgHCO3 ऑल्टवाइज। ये भी आपका कैसा होता है? सॉल्युबल सॉल्ट है। जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट में, जो कि इनसॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है। ये कैसा होगा? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में आपका वाटर। और ये भी रिएक्शन क्या आपका? बैलेंस है। तो टेम्पररी हार्डनेस को आप सिंपल बॉईल करके, सिंपल हीट करके आप उसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी उसके अंदर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट से सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वाटर कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उस सॉल्ट की वजह से ही आपका वाटर हार्ड हुआ है। तो अगर आप उसे रिमूव कर दोगे तो आपका वाटर कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। अब उस सॉफ्ट वाटर का यूज आप लॉन्ड्री पर्पस के लिए कर सकते हो, या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हो। पर याद रखना, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एक सर्टेन लिमिट में ही हम क्या रखते हैं? TDS रखते हैं। ठीक है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड रखते हैं, क्योंकि हमें आयंस और मिनरल्स की भी जरूरत होती है। समझ रहे हो? तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, जरा नोट करो फटाफट, फिर दूसरा तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका देखो जरा, सेकंड देख लो। सेकंड है हमारा क्लार्क्स मेथड है। क्लार्क्स मेथड, क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं? एक रिएजेंट को यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, या लाइम भी यूज कर सकते हो आप। लाइम भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इस कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं उस रिएजेंट के साथ, और उसके साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होता है। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो? टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। बॉइलिंग से तो कर ही सकते हो, लेकिन इस मेथड से भी आप इसे रिमूव कर सकते हो। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं।
HCO3 होल ट्वाइस है। और ये कैसा होता है आपका? सॉल्युबल होता है। ये कैसा होता है आपका? सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। आप लाइम भी यूज कर सकते हो, वो भी कर लेंगे। स्लैग्ड लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करानी है तो आपको क्या मिलेगा? 2 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में 2H2O। प्लस में 2H2O। देखो 2 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम यहाँ पे, ठीक है ना? 2 कैल्शियम, 2 कैल्शियम है ना, एक ये रहा एक ये रहा, 2 कैल्शियम हो गया। कार्बन देख लो कितने हैं? 2 कार्बन 2 कार्बन, बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लो कितने मेरे हैं? ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं मेरे? 6, और यहाँ पर मेरे कितने हैं? 2। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये 6 और 2 8 हो गए। हाइड्रोजन देख लो यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन 4 हो गया मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस है। आप स्लैग्ड लाइम की जगह लाइम भी यूज कर सकते थे, आप लाइम भी यूज कर सकते थे। और ये आपको मालूम है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका तो प्रिसिपिटेट बनता है। ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है ना? अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह, स्लैग्ड लाइम की जगह सिंपल लाइम भी यूज कर सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या होता है आपका? लाइम। ठीक है, अब अगर आप इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 कैल्शियम कार्बोनेट है, 2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। ठीक है, देख लो 2 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम, ठीक है, एक सॉरी 2 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 6 ऑक्सीजन है और एक 7 ऑक्सीजन है। तो 6 और एक 7 ऑक्सीजन हो गए मेरे। ठीक है, हाइड्रोजन देखो कितने हैं यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन मेरी बैलेंस है। ठीक है, ऐसी सेम आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की भी कर सकते हो, सेम आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की भी कर सकते हो। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसकी आप रिएक्शन कराओ। ये जो सॉल्ट है ये भी सॉल्युबल है आपका, इसकी रिएक्शन कराओ स्लैग्ड लाइम के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम। इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा, है ना भाई? प्रिसिपिटेट बन गया। ये इनसॉल्युबल ही तो होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल। प्लस में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और ये कोई सॉल्ट तो है नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है। ठीक है ना? बेसिक ही नेचर होता है, ये भी सॉल्युबल ही होता है। ठीक है, प्लस में आपको क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। प्लस में आपको वाटर मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब देख लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है? एक मैग्नीशियम है, ठीक है भाई, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, 2 कार्बन 2 कार्बन नहीं है भाई। ठीक है, तो कर देते हैं भाई 2 कार्बन। ठीक है, यहां पर फिर 2 रखना पड़ेगा मुझे, 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम हो गया, 2 कार्बन 2 कार्बन हो गया, एक मैग्नीशियम हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने मेरे? 6, और ये कितने हो गए? 4। 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। 6, ठीक है, 6 हो गए, और ये 2 हो गए। हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ये 2 रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन देखो जरा, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 हो गए। और हाइड्रोजन कितने? 4 4 ये हो गए, 2 ये हो गए। तो 6 हाइड्रोजन है मेरे पास है, 6 हाइड्रोजन। तो सही है बिल्कुल, 4 और ये 2, 6 हाइड्रोजन। तो रिएक्शन आपकी ये पूरी बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के। या फिर आप सिंपल बॉइलिंग से कर सकते हो, या फिर आप क्लार्क्स मेथड से कर सकते हो। याद रखना, क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं? कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं एक रिएजेंट के साथ, स्लैग्ड लाइम है, या फिर आप सिंपल लाइम भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और मैंने अभी बताया था कि वाटर की जब भी हम हार्डनेस निकालते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकाला जाता है, और उसे 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, या तो पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं या फिर मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, और दोनों ही सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं? हार्डनेस का हमने मतलब समझ लिया है। हार्डनेस का मतलब क्या था? यहां देखो जरा, हार्डनेस का मतलब मैंने क्या बताया अभी? हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। वाटर के अंदर जब आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और कौन से सॉल्ट्स हैं? कौन से सॉल्ट्स? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। जब ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से वाटर कैसा होता है? हार्ड हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि वाटर सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है। अब कौन सा वाटर हार्ड होगा और कौन सा वाटर सॉफ्ट होगा, तो वो आप देख लेना कि भाई किसका झाग प्रोड्यूस हो रहा है, किसका झाग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है।
ठीक है। जिसके साथ झाग प्रोड्यूस होगा वो सॉफ्ट वाटर होगा, क्योंकि वहां पे आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं है, तभी तो झाग प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जिसके साथ झाग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या बहुत टाइम लग रहा है, तो वो कैसा होता है, आपका हार्ड वाटर होता है। ठीक है। तो झाग क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, क्योंकि उसके अंदर ये वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इस वजह से वो वहां पे झाग प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब वाटर की हार्डनेस जो है वो दो तरीके की होगी, या तो टेम्पररी होगी या तो परमानेंट होगी। तो वो भी मैंने आपको बता दिया। भाई टेम्पररी आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके ये वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे बाइकार्बोनेट्स वाले। और परमानेंट कब होता है, जब क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तब परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है। अब इनके मेथड्स होते हैं, कि टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे और परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके बता दिए। आप टेम्पररी हार्डनेस को सिंपल बॉईल करके भी उसे रिमूव कर सकते हो, सिंपल बॉईल करके भी रिमूव कर सकते हो, या फिर क्लार्क्स मेथड जिसमें हम सिलेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं या लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, आप वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब करते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके। ठीक है। और मैंने अभी बताया था आपको कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो मेथड्स हम यूज करते हैं वो टेम्पररी वाले नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो तरीके यूज कर रहे हो, उसको आप टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। टेम्पररी हार्डनेस वाले जो मेथड्स हैं, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने वाले जो मेथड्स हैं, उसका यूज आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में नहीं कर सकते हो। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाले जो मेथड्स हैं, उसका यूज आप टेम्पररी में भी कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, अगर आप परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने वाले मेथड्स को यूज कर रहे हो, तो उसमें अगर टेम्पररी हार्डनेस भी प्रेजेंट होगा तो फिर वो उसको भी रिमूव कर देगा, बात समझ रहे हो। तो वो आपके बेटर तरीके हैं, बेटर। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें। चलो, तो ये क्लार्क मेथड यूज कर नोट कर लो इसे। फिर इसके बाद हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके देखेंगे। फटाफट नोट करो। कर लिया सबने। चलो, अब करते हैं परमानेंट हार्डनेस के। परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। परमानेंट हार्डनेस है तो सबसे पहला है हमारा वॉशिंग सोडा। सबसे पहले क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है। आप इन मेथड्स को टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने में भी कर सकते हो। ठीक है। मतलब ये सारे तरीके जो है ना, वो टेम्पररी हार्डनेस को भी रिमूव कर देते हैं। लेकिन टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने वाले जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, उससे आपका परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है। तो रिएक्शन कराते हैं जरा। पहले तो ये बताओ कि जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो किस सॉल्ट्स की वजह से होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से होता है। समझ रहे हो। तो ले लेते हैं भाई जरा। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। और ये सॉल्ट कैसा होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल है। आप इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। यही आपका वॉशिंग सोडा होता है ना। यही क्या होता है आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट है। तो इसके साथ आप अगर रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। प्लस में आपको क्या मिलेगा, 2NaCl, 2NaCl। और ये तो आपका क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल ही होता है। और इसकी वजह से कोई हार्डनेस तो आती नहीं है। इसकी वजह से हार्डनेस था, ठीक है, उसे हमने रिमूव कर दिया। समझ गए। ऐसे ही आप कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हो, कैल्शियम सल्फेट। और ये भी कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है। आप इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका क्या मिलेगा आपको, प्रिसिपिटेट, मतलब ये इनसॉल्युबल है। और प्लस में आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट है। क्या मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट है। बात समझ रहे हो। ठीक है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स के भी रिएक्शंस कर सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझ रहे हो। ठीक है। पर फिर भी आप याद रखो इसे। ठीक है। मेन तो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को आपको करना आना चाहिए। ठीक है। तो अभी करेंगे। तो ये वॉशिंग सोडा वाला समझ में आ गया। वॉशिंग सोडा से हम किस तरीके से रिमूव करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। फिर अगला मेथड देखते हैं, कैलोगन। आगे बढ़े, फिर कैलोगन पढ़ते हैं। अगला मेथड देखो, कैलोगन। कैलोगन क्या होता है आपका,
ये होता है आपका सोडियम हेक्सा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है, मेटा हेक्सा सोडियम मेटा सॉरी सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na4 PO3 होल 6, ठीक है। ये होता है आपका सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है, Na2Na4 PO3 होल 6 है। याद रखना, कई बार क्या होता है कि वो आपसे पूछेगा भाई कैलोगन प्रोसेस के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज करा जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है कैलोगन का, Na2Na4 PO3 होल 6 है। यहां पे देखो ये चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है। तो कर लेते जरा, देखो तो कैल्शियम क्लोराइड है जो कि वाटर में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है। आप इसकी इस कैलोगन के साथ रिएक्शन कराओ, Na2Na4 PO3 होल 6 है, तो आपको क्या मिल जाएगा। अब यहां पे देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपके 4 सोडियम है, इस 4 सोडियम की जगह, क्योंकि टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस 4 की जगह क्या होता है, 2 कैल्शियम आ जाता है, क्योंकि एक कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो 4 हटाने के लिए 2 रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका Na2Ca2 PO3 होल 6 है, ठीक है। बात समझ रहे हो। और ये कैसा है, इनसॉल्युबल है, ये क्या है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है। प्लस में कितने यहाँ पे सोडियम निकले, 4 निकले, ठीक है, 4 निकले हैं, तो 4NaCl, क्या हो जाएगा, 4NaCl, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देना, आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। ऐसे ही आप कैल्शियम सल्फेट भी यूज कर सकते हो, कैल्शियम सल्फेट है भाई, कैल्शियम सल्फेट को इसको कैसे रिमूव करोगे, तो सेम रिएक्शन रहेगी, PO3 होल 6, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, दो कैल्शियम आ जाएगा, Na2Ca2 PO3 होल 6 प्लस में 2Na2SO4, बात समझ रहे हो। और ये इंसॉल्युबल है, ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ये तो इंसॉल्युबल है, समझ गए। तो कैलोगन आपका ये होता है, याद रखना, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये कैलोगन है, Na2NO4 PO3 होल 6 है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। तो इस तरीके से आप इस कैलोगन प्रोसेस से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। इसमें एक और मेथड करेंगे, परमुटाइट प्रोसेस से, वहां पे हम सोडियम जियोलाइट का यूज करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे नोट करो और लास्ट मेथड करते हैं। कर लिया नोट सबने, चलो लास्ट मेथड देखो, परमुटाइट है, लास्ट देखो थर्ड C, परमुटाइट है। परमुटाइट है, परमुटाइट क्या होता है आपका, ये सोडियम एल्युमिनियम, सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है, सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है, ऑर्थोसिलिकेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2Al2Si2O8.XH2O, ठीक है। यहां पे X जो है वो आपका 2 से लेके 6 तक हो सकता है, ठीक है। ये होता है आपका सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है, जिसको हम सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। ये सिंथेटिक जियोलाइट है, सिंथेटिक जियोलाइट है। ये क्या होता है आपका, सोडियम जियोलाइट है, सोडियम जियोलाइट है, बात समझ रहे हो। ये आपका सोडियम जियोलाइट होता है। तो ये कुछ ये आपके जो कंपाउंड्स है ना, इसको याद रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि परमुटाइट प्रोसेस में कौन सा यूज किया जाता है, सोडियम जियोलाइट, सिंथेटिक सोडियम जियोलाइट कौन सा होता है, Na2Al2Si2O8.XH2O होता है, ठीक है, .XH2O। एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक हो सकती है, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो देखो बहुत ही आसान है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, कैल्शियम आइन, सिंपल लिख लेता हूँ, कैल्शियम आइन प्लस में सोडियम
ओ सॉरी Na2Al2Si2O8 डॉट XH2O। तो यहां पे सोडियम की जगह कैल्शियम आ जाएगा, CaAl2Si2O8 डॉट XH2O प्लस में 2Na पॉजिटिव है। ठीक है ना। अब क्लोराइड वाला होगा तो क्लोराइड जोड़ देना, सल्फेट वाला होगा तो सल्फेट जोड़ देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम का भी ले सकते हो, मैग्नीशियम आइन प्लस में सोडियम जियोलाइट Si2O8 डॉट XH2O। तो मैग्नीशियम Al2Si2O8 डॉट XH2O प्लस में 2Na पॉजिटिव। समझ गए। तो ये आपका परमुटाइट प्रोसेस है, सो सिंथेटिक सोडियम जियोलाइट जिसमें हम यूज करते हैं। ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के ये 3 मेथड्स हैं और टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के मैंने 2 मेथड्स बता दिए हैं। ठीक है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो मेथड्स आप यूज कर रहे हो उसका यूज आप टेम्पररी हार्डनेस को भी रिमूव करने में कर सकते हो। ठीक है ना। इस मेथड से क्या होगा आपका, इन सारे मेथड से जो भी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम कर रहे हैं उससे आप टेम्पररी हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हो। लेकिन जो मेथड आपने टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया है उसका यूज आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में नहीं कर सकते हो। परमानेंट हार्डनेस कभी सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होता है या क्लार्क्स मेथड से रिमूव नहीं होता है। ठीक है ना। अगर होता तो मैं फिर लिखवाता यहाँ पर, तो नहीं होता है आपका। समझ गए। तो ये कुछ मेथड थे जिसकी हेल्प से आप वाटर के अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंट होती है और किस वजह से प्रेजेंट होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट सॉल्ट्स की वजह से वाटर कैसा होता है, हार्ड हो जाता है। टेम्पररी हार्डनेस होगा फिर या परमानेंट हार्डनेस होगा, उसको रिमूव करने के लिए हमने मेथड्स पढ़ लिए सारे। ठीक है। लेकिन हमारा मेन ये नहीं है, हमारा क्या है, इसकी कंसंट्रेशन को निकालना, क्योंकि वाटर में कितनी हार्डनेस होगी उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस है। क्या बोलते हैं उसे? एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस है। उसी को हम डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। तो जब भी वाटर की हार्डनेस निकाली जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकाला जाता है, उसे 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। 2 यूनिट्स में उसे एक्सप्रेस करते हैं, ppm और मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे करते हैं। कर लिया सबने नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा आगे देखो। अब देखो वाटर के अंदर कितनी हार्डनेस होगी, मतलब एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। द एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस, द एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस, द एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस इज नोन एज डिग्री ऑफ हार्डनेस, इज नोन एज डिग्री ऑफ हार्डनेस। बात समझ रहे हो? मतलब वाटर के अंदर जितना भी आपका हार्डनेस प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है। तो इससे मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स, बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय वेट, प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, बात समझ रहे हो? तो वाटर में हार्डनेस कितनी होगी, मतलब एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। तो जब भी हम वाटर की हार्डनेस निकालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकाला जाता है। ठीक है। तो उसे या तो ppm में एक्सप्रेस करोगे या मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करोगे। जैसे मैं ppm की बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं ppm की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको ppm में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या चेक करोगे कि 1 मिलियन पार्ट में, ठीक है, किसके 1 मिलियन पार्ट में, या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन।
क्योंकि जब भी हम पीपीएम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था ना जब कंसंट्रेशन टर्म कराया था, तो आपका पीपीएम जो है वो भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, लेकिन हम सभी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं जहां पे सल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, यानी कि सल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, या सल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो आप ऐसे केस में क्या बोलते हो कि जो भी आपका सॉल्यूशन का मास है या जो भी आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो सारा का सारा किसका है? सॉल्वेंट का ही है, सारा का सारा सॉल्वेंट का ही है, क्योंकि सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर नेग्लिजिबल है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ कहाँ पे यूज करते हो, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, जब भी आपको वाटर की हार्डनेस निकालनी होती है तो उसे हम पीपीएम में निकालते हैं, या आपको कहीं पे कंटामिनेशन हो रखा हो, एयर में कंटामिनेशन हो रखा है या वाटर में कंटामिनेशन हो रखा है, तो उसे हम उसकी कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वहां पे सल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में देखा जाता है कि सल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यही तो आपका पीपीएम होता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर या डिग्री ऑफ हार्डनेस, मतलब एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस या फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जब भी हार्डनेस निकालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकालते हैं, तो हम चेक करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट या 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। अब ये मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख, 10 लाख होता है ना, जिसमें 6 जीरो आती हैं। तो 10 की पावर 6 ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट या 10 की पावर 6 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसे वॉल्यूम में भी ले सकते हो, 10 की पावर 6 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या 10 की पावर 6 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। तो 10 की पावर 6 पार्ट में, 1 मिलियन पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, कितना पार्ट प्रेजेंट है? यही क्या होता है? आपका एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस होता है, जिसको हम डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। अब इसे 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड इन 2 यूनिट्स, इन 2 यूनिट्स। इसे हम 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। पहला होता है हमारा पीपीएम। ठीक है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, बात समझ रहे हो? और दूसरा होता है हमारा मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। बात समझ रहे हो? तो जब भी आप वाटर की हार्डनेस निकालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकालोगे, और आप उसे 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे पीपीएम में एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों यूनिट्स का मतलब एक बार समझ लेते हैं। वैसे तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है, फिर भी एक बार मतलब देख लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि पीपीएम में निकालो या मिलीग्राम पर लीटर में निकालो, एक ही बात होती है। ठीक है ना, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इतना नोट करो। फिर आगे इन इन जो ये 2 यूनिट्स हैं जिसमें हम वाटर की हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट की जब टर्म्स में निकालते हैं, तो उसे 2 यूनिट्स में निकाला जाता है, पीपीएम या फिर मिलीग्राम पर लीटर में। समझ रहे हो? तो इन दोनों का मतलब क्या होता है और ये दोनों सेम कैसे होते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं, फिर आगे करेंगे बात। ठीक है, नोट करो। कर लिया इसे नोट? चलो, सबसे पहले देखो जरा पीपीएम। फर्स्ट देखो आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसे? पीपीएम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 पार्ट्स, प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 पार्ट्स बाय वेट, बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 पीपीएम ले लो। क्या ले रहे हो? 1 पीपीएम। तो 1 पीपीएम का मतलब क्या होगा? 1 पीपीएम का मतलब क्या होगा? इसका क्या मतलब है
कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम प्रेजेंट है 10 की पावर 6 मास ऑफ द सॉल्वेंट या 10 की पावर 6 मास ऑफ द सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे सल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, तो सॉल्यूशन के मास में सल्यूट के मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हो कि जो भी सॉल्यूशन का मास है वो सारा का सारा सॉल्वेंट का ही मास है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तभी तो हम यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, माइनर बहुत ही बहुत बहुत ठीक है ना, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में निकाला जाता है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 1 पीपीएम का? 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस, इक्विवेलेंट हार्डनेस, इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो? तो 1 पीपीएम का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम आपका कितने मास ऑफ द सॉल्वेंट है, कितने मास ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 1 मिलियन में प्रेजेंट है, 1 मिलियन में। यही 1 पीपीएम का मतलब होता है। या आप ये कह सकते हो कि 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट या 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना पार्ट प्रेजेंट है? 1 पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? अब देखो वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर ही है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml होता है। तो यहाँ पे वाटर का मास कितना दे रखा है भाई? सॉल्वेंट का मास मतलब सॉल्यूशन का मास सेम ही है दोनों। ठीक है, तो वाटर का मास कितना है? 10 की पावर 6 ग्राम है। अब 10 की पावर 6 ग्राम उसका मास है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? डेंसिटी 1 है, तो वॉल्यूम भी तो आपका इतना ही होगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 ml हो जाएगा, क्योंकि मास अगर ग्राम में रखोगे तो वॉल्यूम ml में ही तो आएगा। ठीक है, तो आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो इसका एक और मतलब हो जाता है, क्या मतलब होता है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस, इक्विवेलेंट हार्डनेस, इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। समझ गए? तो इसका आप वॉल्यूम के टर्म्स में भी मतलब लिख सकते हो। तो पीपीएम का मतलब यही होता है कि 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट या 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, यही पीपीएम का मतलब होता है। ठीक है, तो इसे नोट करो। फिर इसके बाद मिलीग्राम पर लीटर का मतलब देखते हैं। ठीक है ना, कर लिया सबने नोट? चलो आगे बात करते हैं मिलीग्राम पर लीटर के बारे में। मिलीग्राम पर लीटर। अब अगला देखो सेकंड है, सेकंड है, सेकंड क्या आपका? मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? mg पर लीटर। ये आपका, इसका मतलब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस, इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, या ठीक है ना, 1 लीटर, 1 लीटर पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 मिलीग्राम पर लीटर ले लो, इसका मतलब समझो पहले। 1 मिलीग्राम पर लीटर, इसका मतलब देखो एक बार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस है, इक्विवेलेंट हार्डनेस है प्रेजेंट इन 10 की पावर 3 ml
क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 10⁻³ ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, आपको वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर ही है, वॉल्यूम दे रखा है 10⁻³ ml, तो मास कितना आएगा 10⁻³ ग्राम आ जाएगा, मतलब 1000 ग्राम आ जाएगा। अब अगर उसे मैं मिलीग्राम में चेंज करूंगा तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो मिलीग्राम में कितना हो जाएगा 10⁻6 मिलीग्राम हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस, इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम, सॉरी 10⁻6 मिलीग्राम, 10⁻6 मिलीग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन। अब इसमें देखो जरा क्या आया कि भाई 10⁻6 पार्ट, क्योंकि 10⁻6 मिलीग्राम दे रखा है ना, तो आप इसे 10⁻6 पार्ट ही तो बोलोगे। तो 10⁻6 पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट या 10⁻6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, 1 पार्ट प्रेजेंट है। तो पीपीएम भी तो यही होता है कि 10⁻6 पार्ट में आपका कैल्शियम कार्बोनेट का जितना भी पार्ट प्रेजेंट होता है वो पीपीएम होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 10⁻6 पार्ट में आपका 1 पार्ट प्रेजेंट है, तो यही तो चीज आपका पीपीएम में भी होता है। तो आप क्या कह सकते हो, आप बोल सकते हो कि आपका जो 1 पीपीएम होता है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है ना, 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। तो दोनों तो सेम ही होता है। तो इसीलिए जब भी आप वाटर की हार्डनेस को निकालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, आप चाहे उसे पीपीएम में एक्सप्रेस कर लो या मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस कर लो, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम होता है। ठीक है ना, पीपीएम में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 पार्ट 10⁻6 पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 पार्ट 10⁻6 मिलीग्राम, 10⁻6 मिलीग्राम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। सेम चीज है, कोई मतलब ही कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होता है आपका सेम होता है, समझ गए। तो इस तरीके से आप वाटर की हार्डनेस को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो जितने भी आपकी टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स है वो मैंने सारी करा दी हैं। पहले नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने सारी कराई थी, फिर टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स है वो भी करा दी है। कौन कौन से हो गए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ या परसेंटेज स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। ठीक है, ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग कैसे निकालते हैं या उसमें परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 कैसे निकालते हैं, और ये लास्ट हमारा क्या था, हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकालोगे और फिर उसे 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस करोगे, या तो पीपीएम में एक्सप्रेस कर लो या मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस कर लो, और दोनों एक ही चीज होती है, सेम होता है। ठीक है ना, तो आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे जिसमें निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर तीनों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फिर परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम और ये हार्डनेस ऑफ वाटर, तीनों के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा ये पूरा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। और इसके बाद फिर हम स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमने टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी उसके बेसिस पर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, गुड बाय।